Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. Hello friends, welcome you all to UPSC Prelims Questions Analysis. Question number 41. Among the following, who are eligible to benefit from महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? यह फेमस है एमजी नरेगा एक्ट, और मुझे यह भी पता है कि आप सभी ने एमजी नरेगा में पीएचडी कर रखी है। हर चीज पता है, कितने दिन का रोजगार मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया हुआ है, कौन से स्टेट ने सबसे कम रोजगार दिया हुआ है, इस हिसाब से कौन से स्टेट के पास उसका खुद का अलग सा स्कीम है। ये सब चीजें आपको पता है। और हमने इतना सारा पढ़ने के बाद यूपीएससी ने क्या किया पता है? एक बहुत बेसिक सवाल पूछा है कि एमजी नरेगा के अंदर किसको बेनिफिट मिलता है। ये हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमने इस हिसाब से यहाँ पे पूरी चीजें स्पेसिफिकली नहीं की हुई है। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसा है क्या? आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा, ऐसा है क्या कि सिर्फ एमजी नरेगा में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को जॉब मिलेगा? ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा भी नहीं है। एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, अगर ओबीसीज है तो फिर एससी एसटी क्यों नहीं? सो ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एक दूसरे को क्या करते, कॉन्ट्रडिक्ट कर देते। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। व्हाई? क्यों? ध्यान में रखिए, एमजी नरेगा स्कीम इज अ वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट स्कीम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमजी नरेगा स्कीम इज अ वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप ये ज्वाइन करो या आप ये ज्वाइन मत करो। So this is the logic behind this answer. Question number 42. With reference to look-east policy of India, consider the following statements. India wants to establish itself as an important regional player. See, India is not demanding to be a super player. India don't want to be a superpower. India don't want to be a global player. India wants to be a regional player in which region, in which affairs, in East Asian affairs, and it is a true thing. That's why फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड, इंडिया वांट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच इंडिया फॉलोड just after Second World War of non-alignment movement is still on the agenda of government of India. India आज भी non-alignment policy को ही follow करता है। India do not want to plug any kind of vacuum created by एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सेकंड ऑप्शन गलत है तो 1 2 3 चला जाएगा। सो अगर 1 2 3 चला गया तो हमें देखना है कि 1 and 3 बचता है क्या। इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद द नेबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। सो ये ट्रू है कि आप विष्णु पुराण में से और बहुत सारी चीजों में देखोगे कि बहुत सारे टेम्पल्स ये वियतनाम में है, कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है, एंड इंडिया वांट्स टू रिजुविनेट ऑल दिस कल्चरल टाइज विद द साउथ ईस्ट एशियन एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो थर्ड ऑप्शन भी सही है। अगर एक सही हो गया तो ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप साउथ इंडियन मूवीज देखते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज में जो बहुत बड़े विष्णु के टेम्पल्स है जो इंडोनेशिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में पाए जाते हैं, वो सभी दे आर नथिंग बट द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड ऑल्सो बुद्धिज्म अबाउट ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर? सो इट इज क्वेश्चन नंबर 42. देन क्वेश्चन नंबर 43. When the annual union budget is not passed by Lok Sabha, it means a budget which is presented in Lok Sabha under Article 112 of the Indian Constitution, and when it is being run and when it is not passed by Lok Sabha, then what happens? The budget is modified and presented again? No. The budget is referred to Rajya Sabha for suggestion? No. Rajya Sabha has the least possible powers with respect to budget. Rajya Sabha has to pass the budget given to it by Lok Sabha within 14 days. If Rajya Sabha fails to pass the budget passed by Lok Sabha within 14 days, that budget shall deemed to be passed by Rajya Sabha. So second one is not correct.
तीसरा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, गलत है। इंडिया हैज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द रेजिग्नेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस फॉर दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द करेक्ट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाई? we have collective responsibility, which means prime minister and his council of minister, they swim and sank together. Resignation of prime minister is the resignation of entire council of minister, and whenever they fail to get their annual annual financial statement passed in the Lok Sabha, prime minister and his council of minister will have to resign as they lack confidence of the house. That's why the correct answer is D. Then, under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? This is the very favorite question of UPSC. UPSC asks question on fundamental duty after every 2 to 3 years. ये UPSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है। UPSC चाहती है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको सभी की सभी फंडामेंटल ड्यूटीज याद आनी चाहिए, और UPSC चाहे या ना चाहे, मैं खुद सोचता हूं कि हर एक भारतीय नागरिक को उसकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सभी की सभी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, ये मस्ट है। सो इस हिसाब से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हम देखते हैं। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, दिस इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। व्हाई? हियर रिमेंबर, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन और राइट टू वोट इज योर स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। सो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, और टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। सो नीचे की तीनों वाली भी फंडामेंटल ड्यूटी है, एक्सेप्ट राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। यहाँ पे ध्यान में रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। फिर से एक बार कहता हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट वाज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूजन है, ये स्वरण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। देन 86th Constitutional Amendment Act 2002, it added 11th fundamental duty. It means right now Indian Constitution has total 11 fundamental duties. It is been given in Article 51A. 11 fundamental duties are there, and it is given in Part 4, capital A of the Indian Constitution. Fundamental duties are given in Part 4, capital A of the Indian Constitution. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, with reference to the Finance Commission of India, which of the following statement is correct? अब यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या क्या सवाल आते हैं। फाइनेंस कमीशन इज गिवन इन आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तीसरी सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, फाइनेंस कमीशन गिव्स statutory grant under article 282 of the Indian Constitution. It gives statutory grant under article 282 of the Indian Constitution. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, फाइनेंस कमीशन का काम क्या क्या है। So finance commission is called as a balancing wheel of fiscal federalism. फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कोई भी फंड्स आए, जो भी फाइनेंसेस आए हैं, ये फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में कैसे किया जाएगा। अभी ये फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर और स्टेट में किया जाता है, इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, और सेम फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में जो किया जाता है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए, फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में जो किया जाता है, इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, और ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में जो किया जाता है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। आर्टिकल 280। तो यहाँ पे क्या है, जो फंड्स आए हैं इसका सेंटर स्टेट में डिवीजन कैसे करना है, स्टेट में डिवीजन कैसे करना है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा हुआ कोई भी काम फाइनेंस कमीशन को करना पड़ता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ये
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, हाउ टू ऑगुमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह भी बहुत जरूरी चीज फाइनेंस कमीशन करता है। सॉरी, आर्टिकल 275 इट टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी ग्रांट, मैंने यहाँ गलत कहा था, एंड आर्टिकल 282 इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिशनरी ग्रांट, सॉरी सही कहा था, स्टैट्यूटरी ग्रांट एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट। दिस स्टैट्यूटरी ग्रांट्स वर गिवन बाय फाइनेंस कमीशन, और 2015 तक ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट थी वो प्लानिंग कमीशन के हाथ से दी जाती थी, वो अभी बंद हो गया है। So, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नहीं। देन इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसका काम नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, consider the following statements: right to education, right to equal access to public services, and right to food. Which of the above is our human rights under universal declaration of human rights? So इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है और all of the above इसको टिक करना है, ये सीधा सीधा है। Then there is a concern over the increase in harmful algal blooms in sea waters of India. What could be the causative factors for this phenomena? मतलब हमारे जो सी वाटर्स में अल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा आता है, उसकी वजह से वो वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है उसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इस्चुरीज, ये सही है। हमारे खेतों खलियानों में से जो न्यूट्रिएंट हम ज्यादा खाद जो यूज करते हैं, हाँ ये खाद रेन वाटर की वजह से जो डिस्चार्ज होके इस्चुरीज में से जो समंदर में जाता है, ये सबसे बड़ा रीजन है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस हिसाब से सी ऑप्शन चला जाएगा। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मानसून, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। सो ए भी चला जाएगा। तो 1, 2, 3 एंड 1 and 2 ओनली। अपवेलिंग इन द सी, यस इट इज अ ट्रू, नीचे से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं और वहां उसके हिसाब से भी ये होता है। सो 1, 2 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शन। सो हियर डी इज द ऑप्शन। Consider the following statement: photosynthesis, respiration, decay of organic matter, and volcanic action. Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on the earth? First, photosynthesis. Photosynthesis do not release carbon dioxide. Photosynthesis absorbs carbon dioxide and it releases oxygen. So पहला ऑप्शन गलत है। अगर पहला गलत है तो ए ऑप्शन चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। सेकेंड, रेस्पिरेशन, हाँ सही है। When we respire, we release carbon dioxide. So C option is, दूसरा ऑप्शन सही है। 2 and 3, 2, 3 and 4. Decay of organic matter, 3 तो ऑलरेडी आ गया, सो 3 आ जाएगा। चौथा हमें देखना है वोल्केनिक एक्शन, हाँ सही है, वोल्केनिक एक्शन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3 and 4। आपको ध्यान में रखना है, आपको इस हिसाब से आपका आंसर निकालना है। Question number 49. It is a straightforward question. Recently, the USA decided to support India's membership in multilateral export control regime called the Australian Group and the Wassenaar Arrangement. What is the difference between them? The Australian Group, इसमें उन्होंने क्या किया है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का जो फंक्शन है वो वेस्टर्नर ग्रुप को दिया है और वेस्टर्नर ग्रुप का जो फंक्शन है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को दिया है। वो इन दोनों ने क्या किया है? इंटरचेंज किया है। कैसे? जस्ट आप देखिए। Australian Group is an informal arrangement which aims to allow exporting countries to minimize the risk of assisting chemical and biological weapons proliferation, whereas the Wassenaar Arrangement is a formal group under OECD holding identical objectives. और दूसरा, Australian Group comprises predominantly Asian, African, North American countries, whereas members of the Wassenaar Arrangements are predominantly from European Union and American continent. So यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे का फंक्शन इंटरचेंज किया हुआ है। Last question. The surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? मतलब अगर आप विंटर सीजन में कश्मीर या कोई भी टेम्परेट रीजन में जाओगे तो आप ये पाओगे कि ऊपर की सतह पे बर्फ है और उसके नीचे में पानी है। ऐसा क्यों होता है? सो इट इज ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई रिपीट, ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बराबर है लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है। सिंस द सरफेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर, नो हीट इज लॉस्ट, ये भी सही है लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट रीजन।
यहाँ पे वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, ध्यान देखिए। सबसे पहली चीज, जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, मतलब 3, 2, 1, 0, तो इसमें क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें वो 4 के नीचे से अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहां तक, 4 तक, तो टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है, लेकिन वाटर के बारे में ऐसा नहीं होता है। जहां पे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, तो उसमें क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे से कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ते ही वाटर का वॉल्यूम कम होने लगता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वहां पे वाटर स्टार्ट्स एक्सपेंशन। 4 के नीचे टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक्सपांड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऊपर की आप देखोगे सतह पे तो उसका टेम्परेचर 0 से कम है, लेकिन उसके नीचे नीचे जब आप जाओगे तो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा है और उसका वॉल्यूम कम है, तो इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज density of water is maximum at 4 degree centigrade and the anomalous behavior of water is responsible for this particular phenomena where पानी की सतह, बर्फ की सतह बर्फीली होती है और उसके नीचे का जो होता है वो पानी होता है। So that's all from my side. We'll keep meeting with more number of lectures in this category. In this section, I am going to discuss all of the question till 2020 prelims in the days to come. Till then, thank you very much. Have a good day. Thank you.